हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द 10 न्यू लाइफ चेंजिंग स्किल्स बाय राजेश श्रीवास्तवा बुक के बारे में। रोजमर्रा की जिंदगी में हम कितनी सारी बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड मैसेज आते हैं, न्यूज़ चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज़ चलती है, दोस्त कुछ बताते हैं, सोशल मीडिया पर हज़ारों ओपिनियंस दिखते हैं। लेकिन क्या हम हर चीज़ पर यकीन कर लेते हैं या फिर थोड़ा रुक कर सोचते हैं, क्या ये सच है? इसका क्या मतलब है? क्या इसके पीछे कोई एजेंडा है? यही सोचने की क्षमता क्रिटिकल थिंकिंग कहलाती है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है किसी भी जानकारी को सीधे सीधे स्वीकार करने से पहले उसे जांचना, समझना और लॉजिकली एनालाइज करना। राजेश श्रीवास्तवा अपनी किताब द 10 न्यू लाइफ चेंजिंग स्किल्स में कहते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग एक फाउंडेशनल स्किल है, यानी ये डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की बेस है। अगर आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है तो आप किसी भी शाइनी, फ्लैशी, इमोशनल या मैनिपुलेटिव चीज़ में फंस सकते हैं। मान लो किसी ने आपको बताया कि अभी XYZ स्टॉक लो, ये अगले हफ्ते डबल हो जाएगा। अगर आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग है तो आप ये नहीं कहेंगे कि चलो ले लेते हैं, मौका अच्छा है, बल्कि आप सोचेंगे इस इंसान को क्या फ़ायदा है ये बताने से? क्या इसके पीछे कोई डेटा है? इस कंपनी का परफॉर्मेंस पिछले साल कैसा रहा? कहीं ये रूमर तो नहीं? यानी आप सवाल पूछेंगे, सोचेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और फिर फैसला लेंगे। आज की दुनिया में जहां हर इंसान एक कंटेंट क्रिएटर बन गया है और फेक न्यूज़, बायस और क्लिकबेट चारों तरफ हैं, वहां क्रिटिकल थिंकिंग आपकी शील्ड बनती है। ये स्किल आपको लॉजिकल बनाती है ताकि आप इमोशनल या इम्पल्सिव डिसीजंस न लें। इससे आप सिर्फ प्रॉब्लम्स को समझते नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से उन्हें सॉल्व भी कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल लो, मान लो आपकी कंपनी में कोई नया प्रोसेस इंप्लीमेंट होने वाला है और सब लोग उसके खिलाफ बोल रहे हैं, ये काम नहीं करेगा, हमेशा से पुराने तरीके से काम करते आए हैं, ये बस मैनेजमेंट का टाइम पास है। अब यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग वाले इंसान की अप्रोच अलग होगी। वो पहले समझेगा कि नया प्रोसेस क्यों लाया जा रहा है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हो सकते हैं और क्या किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में ये काम कर चुका है या नहीं। यानी वो खुद एनालाइज करेगा, बिना भीड़ की बातों में आए। ये सोच ही आपको एवरेज एम्प्लॉय से एक्सेप्शनल बना सकती है। क्रिटिकल थिंकिंग का दूसरा पहलू है सेल्फ अवेयरनेस, यानी आप खुद से भी सवाल पूछ सकें, जैसे मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं? क्या मेरी सोच किसी पुराने अनुभव से इन्फ्लुएंस्ड है? क्या मैं किसी बायस से देख रहा हूं? जब आप अपनी सोच को भी ऑब्जर्व करने लगते हैं तो आप ज्यादा मैच्योर डिसीजंस लेने लगते हैं। बहुत बार हम किसी चीज पर इसलिए यकीन कर लेते हैं क्योंकि वो हमारे बिलीफ के हिसाब से है। इसे कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई इंसान पहले से मानता है कि टेक्नोलॉजी इंसानों की नौकरियां खा रही है, तो जब भी उसे कोई न्यूज़ मिलेगी जो इस बात को सपोर्ट करती है, वो तुरंत उसे सच मान लेगा, चाहे उसमें कितना भी एग्जैजरेशन हो। लेकिन क्रिटिकल थिंकर ये देखेगा कि क्या टेक्नोलॉजी वाकई जॉब्स खत्म कर रही है या जॉब्स का नेचर बदल रहा है? क्या इससे कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आई हैं? क्रिटिकल थिंकर एक ही एंगल से चीज़ों को नहीं देखता, वो दूसरे पर्सपेक्टिव्स को भी कंसिडर करता है। ये स्किल सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में ही नहीं, पर्सनल लाइफ में भी बहुत काम आती है। मान लो किसी दोस्त ने आपके बारे में कुछ गलत कह दिया और किसी तीसरे इंसान ने आकर आपको बताया। अब आप बिना सोचे समझे उस दोस्त से लड़ सकते हैं या बात तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग है तो आप सोचेंगे, इस तीसरे इंसान का क्या मोटिव हो सकता है? क्या मैंने अपने दोस्त से सीधे बात की है? क्या बात का कोई दूसरा मीनिंग हो सकता है? इससे आप इम्पल्सिव रिएक्शन नहीं देंगे, बल्कि मैच्योर तरीके से चीज़ों को हैंडल करेंगे। आजकल एजुकेशन सिस्टम में भी क्रिटिकल थिंकिंग की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। पहले बच्चे बस रट्टा मारकर पास हो जाते थे, लेकिन अब उन्हें कॉन्सेप्ट्स को समझना, एनालाइज करना और अप्लाई करना सिखाया जा रहा है, क्योंकि आने वाला फ्यूचर सिर्फ नॉलेज से नहीं, समझ से चलेगा। राजेश श्रीवास्तवा ये भी बताते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग कोई ऐसा टैलेंट नहीं है जो कुछ लोगों के पास नेचुरली होता है। ये एक स्किल है जो प्रैक्टिस से डेवलप की जा सकती है। आप इसे धीरे धीरे छोटे डिसीजंस में अप्लाई करना शुरू करें। जैसे कोई एडवर्टाइजमेंट देखकर इम्पल्सिवली शॉपिंग करने से पहले सोचें, क्या मुझे वाकई इसकी ज़रूरत है? क्या ये डील सच में इतनी अमेजिंग है?
या जब कोई अफवाह सुने तो तुरंत शेयर करने से पहले चेक करें क्या ये क्रेडिबल सोर्स से आई है। सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते वक्त भी क्रिटिकल थिंकिंग आपकी मदद कर सकती है। जब आप कोई सेंसेशनल पोस्ट देखें जैसे ये फ्रूट खाने से 1 हफ्ते में 10 किलो वेट लॉस, तो आप रुक कर सोचें क्या ये साइंटिफिकली पॉसिबल है? क्या किसी ऑथेंटिक न्यूट्रिशनिस्ट ने ऐसा कहा है? क्या इसमें कोई साइंस बैक्ड प्रूफ है? जब आप हर चीज पर सोचने की आदत डालेंगे तो आपको बेवकूफ बनाना मुश्किल हो जाएगा। अंत में यही कहा जा सकता है कि क्रिटिकल थिंकिंग एक ऐसी चाबी है जो ट्रूथ और वैल्यू को अनलॉक करती है। ये आपको सरफेस लेवल से ऊपर उठाकर गहराई तक सोचने की शक्ति देती है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें UPI के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। इससे आप ना सिर्फ बेहतर फैसले ले पाते हैं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल इंसान भी बनते हैं जो दूसरों की बातों को भी समझता है, अपनी सोच को भी जांचता है और हर सिचुएशन में बैलेंस्ड रहता है। ये स्किल आपको कॉन्फिडेंट बनाती है क्योंकि जब आप खुद सोचते हैं तो आपको दूसरों की बातों पर ब्लाइंडली डिपेंड नहीं रहना पड़ता। इसलिए अगर आप अपने जीवन में ग्रोथ चाहते हैं, चाहे वो करियर में हो, रिलेशनशिप्स में हो या लर्निंग में, तो क्रिटिकल थिंकिंग को अपनी हैबिट बना लीजिए। हर इंफॉर्मेशन को एक फिल्टर से गुजारिए, उसके पीछे के लॉजिक, बायस और इंटेंशन को समझिए और फिर फैसला लीजिए। यही सोच आपको भीड़ से अलग और फ्यूचर रेडी बनाएगी। शिवानी एक प्राइवेट कंपनी में टीम लीड थी। उसकी टीम में अलग अलग बैकग्राउंड और स्किल्स वाले लोग थे। एक दिन उसका बॉस अचानक एक नया प्रोजेक्ट सौंप देता है जो बिल्कुल अलग टाइप का है। पहले जहां वो FMCG क्लाइंट्स के लिए काम कर रही थी, अब उसे एक टेक स्टार्टअप के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनानी थी। पूरी टीम थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गई। किसी को समझ नहीं आया कि कहां से शुरू करें। लेकिन शिवानी घबराई नहीं। उसने काल्मली सबकी बातें सुनी, टेक की बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली और अपनी सोच को एडजस्ट किया। ये अडेप्टेबिलिटी और पर्सपेक्टिव चेंज ही कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी है। कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है अपने थॉट पैटर्न्स को बदलने की एबिलिटी, यानी जब जरूरत हो तो अपनी सोच का तरीका बदल पाना। राजेश श्रीवास्तवा की किताब द 10 न्यू लाइफ चेंजिंग स्किल्स में इसे एक जरूरी स्किल बताया गया है, खासकर उस दुनिया में जहां चीजें तेजी से बदलती हैं। पुराने जमाने में एक ही काम को सालों तक करने से सर्वाइवल हो जाता था, लेकिन आज के दौर में मेंटल एजिलिटी यानी दिमाग की चुस्ती जरूरी है, क्योंकि हर दिन नया चैलेंज है, नया तरीका है और कभी कभी नए लोगों के साथ नए नजरिए से काम करना पड़ता है। जब आप रिजिड थिंकिंग के शिकार होते हैं तो आप हर चीज को सिर्फ अपने ही पुराने ढर्रे से सोचते हैं, जैसे मैंने हमेशा ऐसा किया है, मुझे ये तरीका ठीक नहीं लगता, मुझे टेक चीजें समझ नहीं आती, मैं क्रिएटिव नहीं हूं। ये सब लिमिटेड बिलीव्स हैं जो आपकी ग्रोथ को रोकती हैं। कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी इन दीवारों को तोड़ने में मदद करती है। ये आपको सिखाती है कि आप हर सिचुएशन को नए नजरिए से देखें, अपनी सोच को स्ट्रेच करें और नई जानकारी को अब्जॉर्ब करें। एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल लो। मान लो कोई इंसान हमेशा एक्सेल पर काम करता आया है और अब ऑफिस में एक नया टूल आ गया है, नोशन या monday.com। अब जो इंसान रिजिड होगा वो कहेगा ये सब टाइम वेस्ट है, एक्सेल से बढ़िया कुछ नहीं। लेकिन जो कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी रखता है वो कहेगा चलो देखते हैं ये नया टूल क्या है, शायद इससे काम और एफिशिएंट हो जाए। यही एटीट्यूड उसे फ्यूचर रेडी बनाता है। पर्सनल लाइफ में भी कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी बहुत काम आती है। इमेजिन करो तुम्हारा कोई दोस्त है जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है या फिर तुमसे कुछ उल्टा बोल देता है। अगर तुम्हारी सोच रिजिड है तो तुम कहोगे अब ये इंसान कभी नहीं बदलेगा, अब मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन अगर तुम फ्लेक्सिबल सोच रखते हो तो तुम सोचोगे शायद उसका मूड खराब हो या किसी चीज की टेंशन में हो या फिर मेरी भी कहीं गलती हो सकती है। यहीं से मिसअंडरस्टैंडिंग की जगह अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी का सीधा मतलब ये भी है कि हम ये मान लें कि हमारा नजरिया हर बार सही नहीं होता। हर इंसान की सोच, अनुभव और परिस्थितियां अलग होती हैं। इसलिए जब हम किसी डिस्कशन या प्रॉब्लम सॉल्विंग में रिजिड हो जाते हैं, बस मेरी बात सही है, तो हम नए आइडियाज और सॉल्यूशंस को मिस कर देते हैं। जबकि फ्लेक्सिबल इंसान नए एंगल्स से सोचता है और कई बार वहीं से ब्रेक थ्रू आइडियाज आते हैं।
बिजनेस एनवायरनमेंट में तो ये स्किल बहुत क्रिटिकल है। दुनिया तेजी से बदल रही है। एक समय था जब लोग सिर्फ फिजिकल स्टोर से खरीदते थे, अब सब कुछ ऑनलाइन है। पहले टीवी एड्स ही मार्केटिंग का तरीका थे, अब रील्स, इन्फ्लुएंसर्स और AI टूल्स हैं। ऐसे में जो व्यक्ति या कंपनी अपनी थिंकिंग में फ्लेक्सिबल नहीं है वो पीछे रह जाती है। नोकिया, कोडाक जैसे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, वो समय के साथ अपने थिंकिंग मॉडल को अडेप्ट नहीं कर पाए। कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ सोच बदलने से ही नहीं आती, इसके लिए कुछ प्रैक्टिस भी ज़रूरी होती है। जैसे जब भी कोई नया टास्क मिले तो उसे चैलेंज की तरह लो, डर की तरह नहीं। मुझे ये नहीं आता कि जगह कहो मुझे ये सीखना है। अपनी डेली रूटीन में थोड़ा वेरिएशन लाओ, जैसे कभी दूसरा रास्ता अपनाओ, नया जॉनर की बुक पढ़ो, किसी दूसरे डिपार्टमेंट के काम में इंटरेस्ट लो। ये सब चीज़ें आपके माइंड को स्ट्रेच करती हैं। एक और अच्छी टेक्निक है, दूसरे के पर्सपेक्टिव से चीज़ें देखना सीखो। मान लो किसी ने आपके आइडिया को रिजेक्ट कर दिया, तो हर्ट होने की बजाय सोचो इस इंसान के हिसाब से क्या कमी रही होगी, या इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। इससे आप इमोशनल नहीं, बैलेंस्ड तरीके से रिएक्ट करते हो। यही इमोशनल मैच्योरिटी का भी हिस्सा है। कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं कि आप अपनी वैल्यूज या आइडेंटिटी छोड़ दो, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी सोच को बदलने के लिए ओपन रहो, बिना डर के। ये आपको वर्सेटाइल बनाता है, एक ऐसा इंसान जो हर सिचुएशन में खुद को ढाल सकता है और जिसका दिमाग एक बंद कमरे की तरह नहीं बल्कि खिड़कियों से खुला घर बन जाता है। एक और इंटरेस्टिंग बात, इस स्किल का सीधा असर क्रिएटिविटी पर भी पड़ता है। जब आप किसी प्रॉब्लम को मल्टीपल एंगल से देख सकते हो तो सॉल्यूशंस भी ज़्यादा और बेहतर निकलते हैं। ये नए आइडियाज़ लाने में मदद करता है। इसलिए अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, डिज़ाइन, राइटिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तो कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी आपको स्टैंड आउट बना सकती है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी एक ऐसी सोच है जो आपको एक स्टैटिक इंसान से डायनामिक इंसान बनाती है। आप जिंदगी की हर चुनौती को एक रिजिड दीवार की तरह नहीं बल्कि एक नए दरवाजे की तरह देखते हो। इससे आप न सिर्फ समय के साथ इवॉल्व करते हो बल्कि दूसरों को भी बेटर समझ पाते हो, और यही क्वालिटी आपको पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही जिंदगी में सफल बनाती है। तो अगली बार जब कोई नई चीज़ सामने आए या कोई बदलाव हो तो उससे डरने की बजाय एक छोटा पॉज लो और अपने आप से कहो, चलो देखते हैं इसे एक नए नज़रिए से। यही छोटी सी शुरुआत कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी की बड़ी ताकत बन सकती है। एक बार की बात है, राजीव नाम का एक लड़का था जो हमेशा कुछ नया सीखने के लिए एक्साइटेड रहता था। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो जो भी पढ़ता या सीखता कुछ ही दिनों में भूल जाता। कभी कभी तो पढ़ते वक्त ही समझ नहीं आता कि जो पढ़ रहा है वो है क्या। नोट्स बनाता था, अंडरलाइन करता था, वीडियोस भी देखता था, फिर भी रिजल्ट्स वैसे नहीं आते थे जैसे वो चाहता था। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस भी टूटने लगा और वो सोचने लगा कि शायद उसके अंदर कुछ कमी है, शायद वो सीख ही नहीं सकता। एक दिन उसके एक दोस्त ने उसे रिचर्ड फाइनमैन की टेक्निक के बारे में बताया। फाइनमैन एक नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट थे, लेकिन वो सिर्फ बड़े साइंटिस्ट नहीं थे, वो एक ऐसे टीचर भी थे जो चीज़ों को बहुत आसान और इफेक्टिव तरीके से समझाते थे। उनकी लर्निंग टेक्निक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल थी। अगर तुम किसी कॉन्सेप्ट को एक बच्चे को भी समझा सकते हो तो इसका मतलब है कि तुमने सच में उसे समझा है। यही से शुरू होती है लर्निंग टू लर्न की असली कहानी। राजेश श्रीवास्तवा अपनी किताब द 10 न्यू लाइफ चेंजिंग स्किल्स में बताते हैं कि आज के दौर में सिर्फ नॉलेज रखना काफ़ी नहीं है, बल्कि खुद को बार बार नए स्किल्स, नए आइडियाज़ और नए कॉन्सेप्ट्स सिखाने की एबिलिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए हमें एक नया माइंडसेट अडॉप्ट करना होता है जो लर्निंग को एक प्रोसेस की तरह देखता है, न कि सिर्फ एक गोल की तरह। अब सवाल आता है, सीखना कैसे सीखें? सबसे पहले ज़रूरी है कि हम ये समझें कि लर्निंग एक पैसिव प्रोसेस नहीं होनी चाहिए। सिर्फ किताब खोलकर पढ़ना या कोई वीडियो देखकर सुन लेना लर्निंग नहीं कहलाता। असली लर्निंग तब होती है जब हम एक्टिवली उस जानकारी से इंटरैक्ट करते हैं। मतलब हम खुद से सवाल करें, उसे किसी और को समझाने की कोशिश करें, उस पर अपने वर्ड्स में नोट्स बनाएं और उस नॉलेज को अपने जीवन या एग्जाम्पल्स से जोड़ें। फाइनमैन टेक्निक को ही लो, इसमें 4 सिंपल स्टेप्स होते हैं। 1, टॉपिक को सिलेक्ट करो जो तुम सीखना चाहते हो। 2, उसे ऐसे समझो जैसे किसी 10 साल के बच्चे को
समझाना हो। 3, अगर किसी पॉइंट पर अटक गए तो दोबारा उस कॉन्सेप्ट को रीड करो और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। 4, पूरी नॉलेज को सिंपल वर्ड्स और एनालॉजीज में कन्वर्ट करो। जब आप किसी चीज़ को आसान शब्दों में एक्सप्रेस करने लगते हो तो आपका दिमाग उस कॉन्सेप्ट को गहराई से पकड़ लेता है। यही तरीका राजीव ने अप्लाई किया। उसने अब हर नई चीज़ को एक बच्चे को समझाने के हिसाब से पढ़ना शुरू किया। उसके नोट्स बदल गए। अब वो सिर्फ डेफिनेशंस नहीं लिखता था, बल्कि एग्जाम्पल्स, डायग्राम्स और अपने मन के सवाल भी जोड़ने लगा। दूसरी बात जो लर्निंग को ज़्यादा असरदार बनाती है वो है क्यूरियोसिटी। जब आप किसी चीज़ को जेन्युइनली जानने की इच्छा से सीखते हो तो उसका असर और रिटेंशन बहुत गहरा होता है। अक्सर हम एग्ज़ाम के डर से या सिर्फ नौकरी के लिए सीखते हैं। ये मोटिवेशन थोड़ी देर के लिए तो काम करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये काम नहीं करता। लेकिन अगर हम खुद से ये पूछें, मैं इसे क्यों सीखना चाहता हूँ, इसका मेरी ज़िंदगी या काम से क्या कनेक्शन है, तो लर्निंग ज़्यादा मीनिंगफुल बन जाती है। रिफ्लेक्शन भी एक पावरफुल टूल है लर्निंग में। इसका मतलब है कि आप हर लर्निंग के बाद थोड़ा रुकें और सोचें, मैंने क्या सीखा, मुझे इसमें क्या मुश्किल लगी, मैं इसे कहाँ अप्लाई कर सकता हूँ। यह हैबिट आपकी लर्निंग को सॉलिड बनाती है। रिफ्लेक्शन के बिना लर्निंग अधूरी रह जाती है, जैसे खाना खाकर बिना पचाए छोड़ देना। राजेश श्रीवास्तवा इस बात पर जोर देते हैं कि लर्निंग को एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस की तरह अडॉप्ट करना चाहिए। आज की दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि जो लोग नया नहीं सीखते वो पीछे छूट जाते हैं। आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, राइटर या एंटरप्रेन्योर, लर्निंग आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। और अगर आपने सीखना सीख लिया तो आपको कोई भी स्किल या नॉलेज बार बार पकड़ में आ सकती है। राजीव की जिंदगी में भी बदलाव आने लगे थे। अब वो किसी भी नए टॉपिक को लेकर डरता नहीं था। पहले जहां वो सोचता था मुझे कोडिंग नहीं आती, अब वो कहता चलो बेसिक से शुरू करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, खुद को सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं। उसने यूट्यूब से फ्री ट्यूटोरियल्स देखे, नोट्स बनाए और जो कुछ भी सीखा उसे छोटे प्रोजेक्ट्स में अप्लाई किया। कुछ ही महीनों में उसे इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि उसने एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया। लर्निंग टू लर्न का एक और पहलू है मल्टी सेंसरी लर्निंग। मतलब आप एक ही कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरीकों से समझें, जैसे पढ़कर, देखकर, सुनकर और खुद अप्लाई करके। मान लो आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो तो सिर्फ किताब से मत पढ़ो, उस पर पॉडकास्ट सुनो, रियल लाइफ ऑब्जर्वेशंस करो, किसी फ्रेंड को समझाओ। इससे लर्निंग मज़ेदार भी बनती है और यादगार भी। आज के ज़माने में इंटरनेट ने लर्निंग को बेहद एक्सेसिबल बना दिया है, लेकिन साथ ही डिस्ट्रैक्शन भी बढ़ा दिया है। इसलिए एक लर्नर को अपने ध्यान को मैनेज करना भी सीखना होता है। लर्निंग का एक हिस्सा डिसिप्लिन और फोकस भी है। जब आप सीखने बैठते हैं तो अपने फ़ोन को थोड़ी देर के लिए अलग रखिए, अपना एनवायरनमेंट सेट कीजिए और एक गोल बनाइए, मैं अगले 30 मिनट में ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लूँगा। प्रैक्टिस और रेपिटिशन भी लर्निंग का अहम हिस्सा है। कोई भी चीज़ एक बार में समझ आ जाए ऐसा बहुत कम होता है। बार बार उसे दोहराना, नई जगहों पर अप्लाई करना और भूल कर फिर से याद करना, ये सब नेचुरल लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा है। और हाँ, भूलना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि ये लर्निंग का ही स्टेप है। जब आप कुछ भूलते हैं और उसे दोबारा सीखते हैं तो वो ज़्यादा स्ट्रांगली माइंड में बैठता है। राजीव अब सिर्फ खुद ही नहीं सीखता था, बल्कि दूसरों को भी सिखाने लगा था कि कैसे सीखना है। उसने अपने ऑफिस में एक छोटा लर्निंग ग्रुप शुरू किया, जहां सब मिलकर नई स्किल्स सीखते, एक दूसरे को समझाते और अपने लर्निंग्स को शेयर करते। इससे लर्निंग एक अकेली एक्टिविटी नहीं रही, बल्कि एक जॉयफुल कम्युनिटी प्रोसेस बन गई। सीखने का असली मतलब मार्क्स या सर्टिफिकेट्स नहीं है, बल्कि आपके सोचने, समझने और बदलने की क्षमता को बढ़ाना है। लर्निंग टू लर्न का मतलब है खुद को लगातार बेटर वर्जन में इवॉल्व करते जाना। ये वो हैबिट है जो हर इंसान को चाहिए, चाहे वो किसी भी उम्र या फील्ड में हो। आखिर में बात फिर से वहीं आती है, अगर आप किसी चीज़ को अच्छे से सीखना चाहते हो तो उसे दूसरों को सिंपल भाषा में समझाना सीखो। अगर आप किसी चीज़ में क्यूरियोसिटी के साथ डाइव करोगे तो लर्निंग मज़ेदार बन जाएगी। और अगर आप हर नई चीज़ पर पॉज लेकर रिफ्लेक्ट करोगे तो वो नॉलेज लंबे समय तक आपके साथ रहेगी। लर्निंग एक रेस नहीं है, ये एक जर्नी है। और जब आप सीखना कैसे सीखना है ये सीख लेते हो, तब जिंदगी का हर चैप्टर आपको कुछ नया सिखाता है, खुद के बारे में, दूसरों के बारे में और इस दुनिया के बारे में भी।
यही सबसे बड़ी स्किल है जो आपको हर फील्ड में आगे ले जाती है, कॉन्फिडेंट, क्यूरियस और क्रिएटिव बनाकर। सौरभ एक यंग एंटरप्रेन्योर था। वो एक नई स्टार्टअप की शुरुआत कर चुका था जो सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बेचता था। उसके पास अच्छा प्रोडक्ट था, डिसेंट प्राइसिंग थी और डिलीवरी सिस्टम भी ठीक ठाक काम कर रहा था। फिर भी वो महसूस कर रहा था कि उसकी कंपनी लोगों के दिल तक नहीं पहुंच पा रही है। उसका ब्रांड बस एक और कंपनी की तरह लोगों के दिमाग में सेटल हो रहा था, कोई खास जुड़ाव नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं। एक दिन वो एक टेड टॉक देख रहा था जिसमें स्टीव जॉब्स के बारे में बताया गया था, कैसे उन्होंने एप्पल के हर प्रोडक्ट लॉन्च को एक कहानी की तरह प्रेजेंट किया। जॉब्स केवल फीचर्स नहीं बताते थे, वो स्टोरीज सुनाते थे, जैसे कि एक आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग के पीछे का इमोशन बताता है। वो बताते थे कि कैसे एप्पल का नया डिवाइस किसी की जिंदगी को बेहतर बनाएगा, कैसे ये टेक्नोलॉजी इंसानों की क्रिएटिविटी को एम्पावर करेगी। तभी सौरभ को समझ आया कि उसकी कंपनी में जो मिसिंग पीस है वो है स्टोरी टेलिंग। राजेश श्रीवास्तव अपनी किताब द 10 न्यू लाइफ चेंजिंग स्किल्स में स्टोरी टेलिंग को एक पावरफुल स्किल के तौर पर इंट्रोड्यूस करते हैं। उनका कहना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ एंटरटेन नहीं करती, वो कनेक्ट करती है दिल से। जब आप किसी इंसान को स्टैट्स या डेटा बताते हो तो उसका दिमाग एनालाइज करता है, लेकिन जब आप कहानी सुनाते हो तो उसका दिल रिएक्ट करता है। और किसी भी लीडर या एंटरप्रेन्योर के लिए ये इमोशनल कनेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब सोचो, बचपन से ही हम कहानियाँ सुनते आए हैं, दादी नानी की कहानियाँ, पौराणिक कथाएं, फेरी टेल्स, और उनमें से कई बातें आज भी हमें याद हैं। लेकिन क्या हम उस वक्त कोई नोट बना रहे थे? नहीं, फिर भी वो याद रह गई क्योंकि वो हमारे इमोशन से जुड़ी थी। यही है स्टोरी टेलिंग की ताकत। एक अच्छी कहानी में कुछ की एलिमेंट्स होते हैं, एक रिलेटेबल कैरेक्टर, कोई चैलेंज या स्ट्रगल और एक मीनिंगफुल रेजोल्यूशन। जब हम किसी को अपनी जर्नी सुनाते हैं, चाहे वो एक प्रोडक्ट बनाने की हो, कोई फेलियर से निकलने की हो या कोई सीख देने वाली हो, तो सामने वाला उससे खुद को जोड़ लेता है। उसे लगता है कि मैं भी ऐसा कुछ फील कर चुका हूं या मैं भी ऐसी ही परेशानी से गुजरा था, और यही कनेक्शन ट्रस्ट बनाता है। सौरभ ने भी अब अपनी कंपनी की मार्केटिंग में स्टोरी टेलिंग का यूज करना शुरू किया। उसने हर प्रोडक्ट के पीछे की कहानी दिखानी शुरू की, कैसे वो बनाया गया, किन आर्टिजन्स ने उसे हाथ से बनाया, कैसे वो एनवायरनमेंट को बचाता है और कैसे एक कस्टमर की लाइफ में स्मॉल बट पॉजिटिव बदलाव लाता है। उसने सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचे, उसने एक्सपीरियंस बेचना शुरू किया। स्टोरी टेलिंग सिर्फ मार्केटिंग या ब्रांडिंग तक लिमिटेड नहीं है, एक अच्छे लीडर के लिए भी ये स्किल जरूरी है। स्टीव जॉब्स इसका बेहतरीन उदाहरण थे। जब उन्होंने आईफोन लॉन्च किया तो उन्होंने कहा कि आज एप्पल फिर से फ़ोन को रिनोवेट करने जा रहा है। उन्होंने सिर्फ स्पेक्स नहीं बताए, उन्होंने दिखाया कि कैसे ये डिवाइस कम्युनिकेशन, इंटरनेट और म्यूजिक को एक साथ लाकर एक नई दुनिया बनाएगा। वो अपने लिसनर्स को एक ऐसी जर्नी पर ले जाते थे जहां उन्हें लगता था कि वो किसी मिशन का हिस्सा है। एक और एग्जाम्पल है महात्मा गांधी। उन्होंने कभी स्पीचेस में लॉन्ग पॉलिटिकल थ्योरीज नहीं सुनाई। उनकी हर बात एक सिंपल इमोशनल स्टोरी की तरह होती थी। एक आदमी, एक चरखा, एक सपना। उन्होंने जो भी बात रखी वो जनता के दिल से कनेक्ट कर गई। यही स्टोरी टेलिंग की सबसे बड़ी ताकत है, वो कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज़ को सिंपल और पावरफुल बना देती है। अब बात करते हैं कि हम स्टोरी टेलिंग कैसे सीख सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है ऑब्जर्व करो। अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखो। हर इंसान के पास एक कहानी होती है, चाहे वो आपकी मेड हो, सब्जी बेचने वाला हो या आपका खुद का एक्सपीरियंस हो। जब आप ध्यान से सुनना शुरू करते हो तो आप खुद में भी स्टोरीज ढूंढना सीखते हो, और कहानी को ढूंढना ही पहला कदम होता है कहानी सुनाने का। दूसरा स्टेप है प्रैक्टिस करना। आप किसी भी बात को स्टोरी बना सकते हो अगर आप उसमें इमोशन, जर्नी और कॉन्टेक्स्ट डालो। जैसे आप किसी इवेंट में गए और वहां कुछ सीखा, तो उसे ऐसे मत कहो कि वो इवेंट अच्छा था, बल्कि बताओ, पहले मुझे लगा कि मुझे वहां कुछ नया नहीं मिलेगा, लेकिन फिर वहां एक स्पीकर ने ऐसा एग्जाम्पल दिया जिसने मेरी सोच बदल दी। ये स्टोरी टेलिंग है। तीसरा स्टेप है स्ट्रक्चर सीखना। हर अच्छी कहानी में एक बिगिनिंग होती है जहां आप कॉन्टेक्स्ट सेट करते हो, फिर आता है मिडल जहां चैलेंज या स्ट्रगल आता है, और आखिर में आता है एंड जहां सॉल्यूशन या ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके
आप किसी भी बात को एंगेजिंग बना सकते हो। स्टोरी टेलिंग में भाषा का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिंपल और कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज का यूज करना चाहिए। बहुत हैवी वर्ड्स या जार्गन यूज करने से स्टोरी का फ्लो टूट जाता है। लोगों को वो कहानी याद रहती है जिसमें वो खुद को देख सकें, ना कि जिसमें डिक्शनरी खोलनी पड़े। विजुअल्स भी स्टोरी टेलिंग का हिस्सा है। जब आप कुछ डिस्क्राइब करते हो, जैसे उस रात अंधेरा इतना घना था कि अपने हाथ तक नजर नहीं आ रहे थे, तो सामने वाले के दिमाग में एक इमेज बनती है। और जब दिमाग इमेज बनाता है तो बात ज्यादा डीपली कनेक्ट होती है। राजेश श्रीवास्तवा कहते हैं कि स्टोरी टेलिंग अब सिर्फ एक सॉफ्ट स्किल नहीं है, ये एक लीडरशिप और बिजनेस स्किल बन चुकी है। चाहे आप इन्वेस्टर से फंडिंग मांग रहे हो, चाहे आप टीम को मोटिवेट कर रहे हो, या चाहे आप अपने प्रोडक्ट को पिच कर रहे हो, हर जगह एक कंपेलिंग स्टोरी आपकी बात को बहुत ज्यादा पावरफुल बना देती है। सौरभ ने भी ये बात समझी। कुछ ही महीनों में उसकी कंपनी के कस्टमर्स उससे जुड़ने लगे। लोग उसके सोशल मीडिया पोस्ट्स पर कमेंट करने लगे कि इस प्रोडक्ट की स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग थी, या आपके ब्रांड के पीछे की सोच बहुत अच्छी है। उसकी सेल्स बढ़ी ही नहीं, बल्कि उसे एक लॉयल कस्टमर बेस भी मिलने लगा। अब वो खुद भी स्टोरी टेलिंग पर एक वर्कशॉप लेने लगा, शेयरिंग हाउ स्टोरीज बिल्ड बिजनेस, इमोशंस एंड इम्पैक्ट। स्टोरी टेलिंग हमें इंसान बनाती है। ये हमें सिखाती है कि हम अपनी बात को दूसरों के दिल तक कैसे पहुंचाएं। और जब आप ये करना सीख जाते हो तो आप सिर्फ कम्युनिकेटर नहीं, एक इन्फ्लुएंसर बन जाते हो, जो लोगों को मोटिवेट कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है और उन्हें एक्शन लेने के लिए मूव कर सकता है। तो अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, टीचर हो, राइटर हो, या कोई भी इंसान हो जो चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए, तो स्टोरी टेलिंग सीखना शुरू करो। अपनी लाइफ की छोटी छोटी एक्सपीरियंसेस को रिकॉर्ड करो, लिखो, सुनाओ और शेयर करो। हर कहानी में कुछ सिखाने की ताकत होती है, बस उसे एक्सप्रेस करने का करेज चाहिए। क्योंकि आखिर में दुनिया उन लोगों को याद रखती है जो कहानी सुनाते हैं, और वो भी ऐसी जो सीधे दिल से निकली हो। सुमित एक यंग इंजीनियर था जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। उसका काम था नए प्रोडक्ट्स डिजाइन करना, ऐसा कुछ जो लोगों की जिंदगी आसान बना सके। लेकिन कुछ महीनों से वो एक फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहा था। जितने भी सॉल्यूशंस वो बनाता था वो टेक्निकल तो बहुत अच्छे होते थे, पर एंड यूजर्स को समझ ही नहीं आते थे। उसका सीनियर बार बार कहता था, प्रॉब्लम यूजर्स की है, सॉल्यूशन तुम्हारा होना चाहिए, लेकिन तुम उल्टा कर रहे हो। तुम अपने कंफर्ट से सॉल्यूशन बना रहे हो और उम्मीद कर रहे हो कि यूजर्स एडजस्ट करें। सुमित को लगने लगा कि शायद उसे कुछ अलग सोचना पड़ेगा। इसी स्ट्रगल के बीच उसने एक वर्कशॉप अटेंड की जहां उसे पहली बार डिजाइन थिंकिंग के बारे में बताया गया। वहां एक सेंटेंस बार बार दोहराया गया, डोंट डिजाइन फॉर यूजर्स, डिजाइन विद यूजर्स। ये कॉन्सेप्ट सुमित को कुछ नया सा लगा। उस दिन से उसकी सोच की दिशा बदलने लगी। राजेश श्रीवास्तवा अपनी किताब द 10 न्यू लाइफ चेंजिंग स्किल्स में बताते हैं कि डिजाइन थिंकिंग कोई एक मैजिक फॉर्मूला नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक ऐसा तरीका जो हमें सिखाता है कि कैसे क्रिएटिविटी और लॉजिक को कंबाइन करके ऐसे सॉल्यूशंस बनाए जाएं जो इंसानों के रियल नीड्स को एड्रेस करें। और इसकी सबसे बड़ी बात है एम्पैथी, यानी दूसरे की ज़रूरतों को उनकी नज़र से समझना। डिज़ाइन थिंकिंग की शुरुआत होती है एम्पैथी से। आपको पहले यूज़र की दुनिया में उतरना पड़ता है। मान लीजिए कि आप एक न्यू ऐप बना रहे हो जो बुजुर्ग लोगों को मेडिसिन्स की रिमाइंडर्स देगा। अगर आप सिर्फ टेक्नोलॉजी के एंगल से सोचोगे तो शायद बहुत सारे फीचर्स भर दोगे, कलरफुल यूआई, चार्ट्स, साउंड अलर्ट्स वगैरह। लेकिन अगर आप एम्पैथी से अप्रोच करोगे तो आप पहले समझोगे कि एक बुजुर्ग इंसान की डेली लाइफ कैसी होती है। क्या उसे फ़ोन चलाना आता है? उसे किस फॉन्ट साइज में पढ़ना आसान होता है? क्या वो नोटिफिकेशन समझ पाता है? क्या उसे रिमाइंडर सुनने में परेशानी होती है? डिज़ाइन थिंकिंग हमें सिखाता है कि हम यूज़र्स की ज़िंदगी को ऑब्जर्व करें, उनसे बात करें, उनकी रियल स्ट्रगल्स को महसूस करें। इसी से क्लैरिटी आती है कि असली प्रॉब्लम क्या है। सुमित ने भी ये अप्रोच अपनाया। अब वो सीधा यूज़र से मिलता, उनके इंटरव्यूज़ लेता, उनके काम करने का तरीका ऑब्जर्व करता और नोट्स बनाता, न सिर्फ उनके वर्ड्स बल्कि उनके इमोशंस भी। इसके बाद आता है डिफाइन का स्टेज, यानी आपने जो समझा उसे एक क्लियर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बदलना। अब सुमित कोई वेग प्रॉब्लम नहीं लिखता था, जैसे एल्डरली पीपल डोंट यूज एप्स वेल। अब वो कहता,
बुजुर्ग उपयोगकर्ता छोटे आइकॉन्स को समझने में कठिनाई का सामना करते हैं और बहुत सारे विकल्पों के सामने चिंतित हो जाते हैं। ये क्लैरिटी उस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने में मदद करती है। अब आता है सबसे एक्साइटिंग पार्ट, आइडिएशन। इसमें आपको सॉल्यूशन बनाना होता है, लेकिन नो प्रेशर ऑफ परफेक्शन। डिजाइन थिंकिंग कहता है कि क्रिएटिविटी तभी निकलती है जब जजमेंट को साइड कर दो। रॉन्ग आइडियाज डोंट एग्जिस्ट इन आइडिएशन। इस माइंडसेट के साथ सुमित अब वाइल्ड से वाइल्ड आइडियाज लाता, अपने टीममेट्स के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करता, स्टिकी नोट्स पर आइडियाज लिखता और डिस्कस करता कि क्या काम कर सकता है। फिर आता है प्रोटोटाइप, यानी आइडिया को रियलिटी की पहली झलक देना। एक डमी वर्जन बनाना जो टेस्ट करने के लिए रेडी हो। ये वर्जन फैक्ट नहीं होता, बल्कि फास्ट और चेप होता है ताकि आप उससे सीख सको। सुमित ने अब हर सॉल्यूशन का क्विक प्रोटोटाइप बनाना शुरू किया, कभी कार्डबोर्ड से, कभी स्केचेस से और कभी कोई सिंपल डिजिटल वायर फ्रेम से। इससे उसे रियल फीडबैक जल्दी मिलने लगा। डिजाइन थिंकिंग का सबसे कोर हिस्सा है टेस्टिंग एंड इटरेशन। कोई भी आइडिया एक बार में परफेक्ट नहीं होता। आपको उसे टेस्ट करना होता है, यूजर से फीडबैक लेना होता है और फिर उससे सीखकर सॉल्यूशन को बेहतर बनाना होता है। सुमित ने यह सीखा कि फेलियर कोई खतरा नहीं है, बल्कि एक मौका है कुछ नया समझने का। अब वो अपने हर प्रोजेक्ट में बार बार टेस्ट करता, फेल करता, इम्प्रूव करता और यही साइकिल उसे एक सक्सेसफुल और प्रैक्टिकल इनोवेटर बना रही थी। पहले वो सोचता था कि एक बार में परफेक्ट बनाना चाहिए, अब वो मानता था फेल फास्ट, लर्न फास्टर। डिज़ाइन थिंकिंग की खूबसूरती ये है कि ये सिर्फ डिज़ाइन या इंजीनियरिंग में काम नहीं आता, बल्कि हर जगह एप्लीकेबल है। चाहे आप एक टीचर हों जो बच्चों को बेटर पढ़ाना चाहता है, एक डॉक्टर हों जो पेशेंट्स को कंफर्टेबल फील कराना चाहता है, या एक एंटरप्रेन्योर हों जो कोई नया बिजनेस मॉडल बनाना चाहता है। मान लीजिए आप एक स्कूल टीचर हैं और आपको लगता है कि बच्चे क्लास में बोर्ड रहते हैं, तो डिज़ाइन थिंकिंग आपको कहेगा पहले बच्चों से बात करो, ऑब्जर्व करो, समझो कि बोर्डम कहाँ से आता है। फिर डिफाइन करो कि रियल इशू क्या है। किड्स डोंट कनेक्ट विद लॉन्ग लेक्चर्स। अब आइडिया सोचो, क्या क्लास में रोल प्ले किया जाए, क्या ग्रुप गेम्स से सब्जेक्ट सिखाया जाए। फिर एक प्रोटोटाइप क्लास लो, उसे टेस्ट करो और फीडबैक से रिफाइन करो। यही डिज़ाइन थिंकिंग है, सिंपल, ह्यूमन और एक्शन ओरिएंटेड। राजेश श्रीवास्तव इस बात पर जोर देते हैं कि डिज़ाइन थिंकिंग एक ऐसी स्किल है जो आपको कॉन्फिडेंट बनाती है कि किसी भी वेग या कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम को भी आप सॉल्व कर सकते हो, वो भी प्रैक्टिकल, लॉजिकल और क्रिएटिव तरीके से। इसमें प्रोसेस क्लियर होता है, लेकिन आउटकम ओपन होता है। और यही फ्लेक्सिबिलिटी आज की दुनिया में सबसे बड़ा एसेट है। डिज़ाइन थिंकिंग में एक माइंडसेट चेंज भी ज़रूरी होता है, जो कहता है कि आई डोंट नो एवरीथिंग। ये माइंडसेट आपको सीखने के लिए ओपन बनाता है, दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को एक्सेप्ट करना सिखाता है और ईगो से हटकर काम करने की ताकत देता है। सुमित अब सिर्फ एक इंजीनियर नहीं था, वो एक ह्यूमन सेंटर्ड प्रॉब्लम सॉल्वर बन गया था। उसकी टीम भी अब उसे रिस्पेक्ट करती थी, क्योंकि वो सिर्फ मशीन्स नहीं, लोगों के लिए सॉल्यूशंस बनाता था। उसके प्रोजेक्ट्स को यूज़र से भी पॉजिटिव फीडबैक मिलने लगा और उसकी कंपनी ने भी उसकी अप्रोच को दूसरे टीम्स में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। डिज़ाइन थिंकिंग ने उसकी लाइफ बदल दी, क्योंकि अब वो सिर्फ आंसर्स नहीं ढूंढता था, वो पहले सही सवाल पूछता था। और यही रियल डिज़ाइन की शुरुआत होती है, क्यूरियोसिटी से, एम्पैथी से और इंसान को समझने की कोशिश से। डिज़ाइन थिंकिंग एक ऐसा तरीका है जो हर किसी की ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है, चाहे वो एक छोटी सी चीज़ डिज़ाइन करना हो या पूरी दुनिया में बदलाव लाना हो। अगर हम हर प्रॉब्लम को एक इंसान की नज़र से देखें, उसके एक्सपीरियंस को समझें और बिना डर के नए आइडियाज़ एक्सप्लोर करें, तो कोई भी चैलेंज बढ़ा नहीं लगता। और यही डिज़ाइन थिंकिंग का सबसे बड़ा लेसन है। क्रिएटिव कॉन्फिडेंस नहीं है कि सही जवाब जानना, ये है कि अभी तक नहीं जानने के बारे में ठीक होना। जब आप ये समझ जाते हैं तो हर प्रॉब्लम आपको एक नए एडवेंचर की तरह लगने लगती है, जो आपको ग्रो करने का मौका देती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए। समरी एंड।